हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी, एक और नए टॉपिक के साथ। आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है और उसकी कंपोजिशन, एंड देन उसके बाद इसका स्ट्रक्चर और मॉडल जो दिया गया है, और लास्ट के अंदर इसके फंक्शंस और कुछ ट्रांसपोर्ट भी इसके लेक्चर के साथ हम समझ लेंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरी। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास समझ लें कि ये हमारे पास एक किस्म का कोई सेल मौजूद है। ठीक है, और ये सेल वाला समझ लें कोई रीजन, आप इसको नाम दे दें साइटोप्लाज्म। और भी इसके अंदर चीज़ें न्यूक्लियस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये समझ लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, याद रखिएगा, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन है क्या, तो सेल मेम्ब्रेन देखिए आउटर मोस्ट बाउंड्री है। प्लांट के केस में और एनिमल के केस में इनमें दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। समझ लें कि ये एक कोई एनिमल का सेल है, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये जो बाहर बाउंड्री नजर आ रही है, ये इसके ऊपर क्या होती है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट के केस में समझ लें कि ये सेल मौजूद है। ठीक है, तो सबसे बाहर पहले जो बाउंड्री होगी वो कौन सी होती है, सेल वॉल, नॉन लिविंग। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका एक लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं। दूसरा, इसके अंदर मौजूद होता है सेल। तो ये वाली इसके अंदर जो अंदर वाली बाउंड्री नजर आएगी वो सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ लिखा है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। तो आप इसको कहेंगे कि आउटर मोस्ट बाउंड्री इसको कहेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स एंड इनर टू द सेल वाला प्लांट सेल्स। मतलब अगर एनिमल की केस में बात करें तो आउटर मोस्ट है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर कहाँ होगी, बिनेथ द सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट है। तो आउटर मोस्ट आप इसको लिविंग बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो ये लिविंग होती है, इट मीन्स कि अगर ये डैमेज हो जाए या इनके अंदर एबिलिटी है वापस बनने की भी, तो ये लिविंग होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल एंड इनर सेल ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट के सेल के केस में क्योंकि पहले सेल वॉल आ रही होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली पहले जो है आउटर बाउंड्री जो होगी वो लिविंग बाउंड्री कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब इसकी बात करें तो हमारे पास समझ लें ये किस्म का कोई सेल मौजूद है। ठीक है, और ये सेल के अंदर वाला साइटोप्लाज्म, तो ये आपको बाहर बाउंड्री नजर आई है। अब प्लांट के केस में, एनिमल के केस में, या कोई बैक्टीरिया है उनके केस में कंपोजिशन में ज़्यादातर सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग अलग फर्क होगा। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, ड्यू टू साइटोप्लाज्म को कवर्ड कर रही होती है। अब दूसरा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कह सकते हैं आउटर, और ये सेल का क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इन दो इन्वायरमेंट को अलग रखने के लिए ये मेम्ब्रेन काम कर रही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर भी सेल है, तो उनके अंदर भी मौजूद है। मल्टी सेल्युलर के अंदर भी जहाँ जहाँ सेल है तो उनके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपको इस तरह से ये जो नजर आ रही है, ये बनी हुई किसकी है, इसकी कंपोजिशन याद रखिएगा। इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा 60 to 80%, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको क्या मिलेगा इनके अंदर, प्रोटीन्स। दूसरा, इनके अंदर लिपिड मौजूद होता है, 20 to 40% आपको लिपिड मिलेगा, और सम टाइम कुछ लेस क्वांटिटी के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स भी इनके अंदर मौजूद है। अब आपको ये जो सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आएगी कि ये डबल लेयर्ड है। ठीक है, एक तो ये आउटर लेयर होती है, दूसरी इनर साइड पर टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। अब इनके अंदर आपको जो नजर आएंगे वो लिपिड नजर आएंगे, उसके साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन भी नजर आएंगे। किस तरीके से इसमें नजर आएंगे कि यहाँ पर जो इसके आउटर वॉल है तो इसके ऊपर आपको इस तरह से कुछ नजर आएंगे, ये वाले पार्ट। इसी तरह अंदर वाली तरफ से भी आपको इस तरह ये नजर आएंगे। और दूसरा, इनके अंदर आपको जो नजर आएंगे वो लिपिड नजर आएगा इस तरीके से। तो ये जो है ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम नाम क्या देंगे, लिपिड का नाम देते हैं। अब ये जो आपको राउंड जो सर्कल नजर आ रहे हैं ये मौजूद होता है फास्फोरस। ठीक है, और ये जो ग्रीन है इसका नाम होता है लिपिड। तो इनके अंदर जो आपको लिपिड मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, कॉन्जुगेट फॉर्म में, जिसको आप नाम क्या देंगे, फास्फोलिपिड का नाम देंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या नजर आ रहा है, लिपिड। दूसरा, इस लिपिड के साथ आपको नजर आएंगे प्रोटीन्स। क्या मौजूद होंगे, प्रोटीन्स। वो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन इसके अंदर डायरेक्टली इस तरह से मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटीन इसकी सरफेस के ऊपर, बाहर वाली सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब अगर इसको थोड़े से छोटे से पीस को यहाँ पर अगर हम कट करके यहाँ पर अगर हम देखें, इसकी स्टडी करें, तो इसमें क्या होता है। तो प्रोटीन का ज़्यादा मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा, दो तरह के प्रोटीन वहाँ पर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें फास्फोलिपिड क्या है। देखिए, आपको जो सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगी वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होगी। क्या होगी, फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू वाला, ये आपके पास इसके अंदर क्या मौजूद है, फॉस्फेट है। ठीक है, ये आप इसके अंदर क्या मौजूद है, समझ ले, फास्फोरस है। दूसरा, ये जो आपको रेड वाला पार्ट नज़र आ रहा है बीच के अंदर, ये क्या मौजूद होता है, लिपिड होती है। इसी तरह ये वाला फास्फेट है। तो यहाँ पर ये जो फास्फेट रीजन जो बनाया हुआ है फास्फेट, ये क्या होता है, ये हेड है, और से ये जो लिपिड वाला रीजन है, ये क्या कहते हैं हम, ये टेल कंसीडर की जाएगी। दूसरा, आपको पता है कि लिपिड की और पानी की आपस में नहीं बनती है। ठीक है, तो इसलिए से ये वाला जो रीजन है, अगर इसको मैं टेल को थोड़ा सा इस तरह बाहर निकालूं, ये आपको इस तरह समझ में आएगा कि समझ लें ये हेड है। ठीक है, हेड फास्फोरस का बना हुआ है, तो ये वाटर के साथ फास्फोरस की बन जाती है, तो इसलिए इस हेड को हम नाम देंगे, ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और प्लस इसके साथ जो टेल है, इस तरह से ये जो टेल मौजूद होती है, तो टेल आपको पता है किसकी बनी हुई है, लिपिड की। तो ये आपको पास कंसीडर की जाएगी हाइड्रोफोबिक कंसीडर की जाएगी। इट मीन्स के ये वाटर के साथ नहीं बन पाती है, तो ये वाटर लविंग पार्ट कहलाता है। ठीक है, जो फास्फोरस वाला पार्ट है, हेड जो है वो वाटर लविंग है, और जो टेल है वो लिपिड की बनी हुई है, वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब फियरिंग है। तो वाटर की, पानी की इस टेल के साथ नहीं बनती है। तो यहाँ पर दो रीजन है। देखिए, आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन नजर आ रहे हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक रीजन नजर आएगा। हाइड्रोफिलिक रीजन जो होगा, ये आपका जो आउटर सरफेस है, जो हेड बना हुआ है ये वाला, तो ये हेड वाला जो रीजन होगा, ये आपके पास क्या कंसीडर किया जाएगा, हाइड्रोफिलिक। इसी तरह यहाँ पर भी ये हेड बन रहा होता है, ये भी हाइड्रोफिलिक है। लेकिन ये वाला जो रीजन होगा, जो लिपिड वाला, ये कौन सा कंसीडर किया जाएगा, हाइड्रोफोबिक कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपको टर्म याद रखने। अब देखिए, यहाँ पर भी आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर है, कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है। यहाँ पर देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कंपोजिशन की बात कर रहा है। तो कंपोजिशन में हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन है, लिपिड है। तो यहाँ पर देखिए, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। तो फास्फोलिपिड की कितनी, दो लेयर है। एक फास्फोलिपिड की ये लेयर है, और दूसरी देखिए फास्फोलिपिड की ये लेयर है। तो ये देखिए दो लेयर है, एक लेयर ये आप कंसीडर करेंगे, दूसरी लेयर ये, तो डबल लेयर है फास्फोलिपिड बाइलेयर इंटरप्रेस्ड विथ प्रोटीन्स। इसी फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर आपको प्रोटीन इंटरप्रेस्ड मिलेंगे। कुछ प्रोटीन इस सेल मेम्ब्रेन के इस रीजन के ऊपर ऐसे मौजूद होंगे, और कुछ प्रोटीन इसके अंदर इस तरह से मौजूद हैं, तो उनको नाम दे रही होती है कि प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद है। तो ज़्यादातर सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल भी हैं, उन ऑर्गेनेल के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मेम्ब्रेन है। तो इनकी कंपोजिशन भी ज़्यादातर सिमिलर होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है प्रोटीन वगैरह की कंपोजिशन के, बाकी ज़्यादातर इनकी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही इनकी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कंपोजिशन होती है। अब ये तो हो गया कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ समझ लिया है। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास दो मॉडल दिए गए थे। एक मॉडल जो था फ्लूइड-मोसिक मॉडल, इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एक मॉडल था सैंडविच मॉडल के नाम से। इसमें सैंडविच का एग्जाम्पल दिया गया था कि सैंडविच जो है उसके ऊपर दो सैंडविच इस तरह पड़े हुए, एक नीचे पीस पड़ा हुआ, दूसरा ऊपर, उसके दरमियान में कुछ चीज़ें फिल की हुई हैं, और वो कुछ चीज़ें जो हैं वो लिपिड बताई जा रही हैं। कि समझ लें कि इस तरीके से कि ये समझ लें कि एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, और ये सैंडविच का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनके दरमियान में क्या मौजूद है, समझ लें ये लिपिड मौजूद है। तो ये सैंडविच के बारे में एग्जाम्पल दिया गया था कि सैंडविच मॉडल, कि भाई प्रोटीन की बनी हुई है और लिपिड भी है, लेकिन दो प्रोटीन की लेयर बाहर की तरफ है और तीसरी लेयर बीच में है, वो लिपिड की है। तो सैंडविच जैसे होता है ना, एक पीस ऊपर रखा हुआ, दूसरा पीस नीचे रखा हुआ, उसके दरमियान में कुछ मटेरियल फिल किया होता है, वही जो खाने की चीज़ें उनके बीच में फिल की हुई होती हैं। तो इस तरीके से ये सैंडविच मॉडल का भी एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल का सिर्फ आपको नाम याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर एक मॉडल दिया है।
दूसरा जो मॉडल दिया है उसका नाम क्या है, फ्लूइड मॉसिक मॉडल, जो 1972 में दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि लिपिड जो है वो एक सी की तरह है, समुंदर है, ठीक है। सी के अंदर जैसे पानी मौजूद होता है, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है उसको सी कंसीडर किया जाएगा, और उसी लिपिड के ऊपर या उसके अंदर जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। जैसे कि समझ लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन ये आपको पता है कि समझ लें कि ये लिपिड है, इसके अंदर सारा ये क्या मौजूद है, समझ लें ये लिपिड है लाइक सी, एंड इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वो प्रोटीन जो है वो इसके अंदर इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पानी के अंदर जो बर्फ नहीं है फ्लोट करती है, अगर पानी ले, पानी के अंदर हम बर्फ डाल दें तो उसके ऊपर फ्लोटिंग कर रही होती है। इसी तरह इनमें कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो सी कंसीडर किया जा रहा है, और उसके अंदर जो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ये आइसबर्ग कंसीडर किया जा रहा है, ये फ्लोट कर रहे होते हैं उस लिपिड के अंदर। तो ये बताया गया था फ्लूइड मॉसिक मॉडल के अंदर। तो फ्लूइड का मतलब क्या बताया जा रहा है कि लिपिड की बात की जा रही है, पानी की तरह है, सी की तरह फ्लूइड है, और मॉसिक का मतलब उसके अंदर वो अपीरियंस है, आइसबर्ग्स, वो जो बर्फ के टुकड़े जो फ्लोट कर रहे होते हैं, तो उसको मॉसिक अपीरियंस बताई जा रही है। तो ये लिखा द मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड, कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लाइक अ सी ऑफ लिपिड, कि लिपिड का सी समुद्र है, और उसके अंदर प्रोटीन आर फ्लोटिंग, प्रोटीन जो है वो ऊपर क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर फ्लोट कर रही होती है। तो ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, कब दिया था, 1972 के अंदर, इसको आपको याद रखना है। अब जो प्रोटीन हमने यहाँ पर बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि भाई प्रोटीन मौजूद है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन जो आपको मिलेंगे वो दो तरह के होते हैं। एक प्रोटीन है उसको हम कहते हैं इंटरगल प्रोटीन का नाम देते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम नाम क्या देते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन का नाम देते हैं। अब देखिए इंटरगल प्रोटीन क्या होते हैं, कि इंटरगल जो प्रोटीन है वो आपको ये जो नजर आ रही है, समझ लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है फास्फोलिपिड बाइलेयर की, इसके दरमियान में इंटरगल प्रोटीन जो होगा कि वो प्रोटीन जो दोनों बाइलिपिड बाइलेयर से क्रॉस होता हो, ऐसे इंट्रासेनिक प्रोटीन का भी नाम देते हैं। तो देखें इस लिपिड बाइलेयर को भी क्रॉस कर रहा है, इस लिपिड बाइलेयर को भी क्रॉस कर रहा है, दो बाइलेयर है ना लिपिड की, तो ये लिपिड की लेयर, ये लिपिड, दोनों बाइलिपिड लेयर को ये क्या कर रहा है, ये वाला प्रोटीन क्रॉस कर रहा है। तो इस प्रोटीन को हम नाम क्या देंगे, कि ये वाला जो प्रोटीन होगा इसको इंटरगल प्रोटीन कहेंगे, या इंट्रासेनिक प्रोटीन का भी नाम देते हैं, इंट्रासेनिक प्रोटीन। तो इंट्रासेनिक प्रोटीन जो है कि ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली एम्बेडेड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो दोनों ऊपर से कंप्लीटली अंदर से एम्बेडेड हुआ होता है। और दूसरे इन्होंने बताया कि पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन वो जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे, इस तरह बाहर, अंदर नहीं होंगे, इसके अंदर यूटिलाइज नहीं होंगे, ठीक है, खास करके वो क्या होंगे, इस सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो अब ये वाले जो प्रोटीन कंसीडर किए जाएंगे, ये वाले प्रोटीन जो कंसीडर होंगे वो कौन से कंसीडर होंगे, ये आपको याद रखना है, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिनिक प्रोटीन का भी नाम है, एक्सट्रिनिक। अब इन प्रोटीन के साथ समटाइम कहते हैं कि भाई इनके साथ लिपिड मौजूद होता है, तो लिपोप्रोटीन का नाम हो जाएगा। समटाइम कहते हैं भाई इसके साथ ग्लूकोज मौजूद है या कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन का भी नाम देते हैं। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बनी होगी उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्लस इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। समटाइम प्लांट के सेल के अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन एनिमल सेल के अंदर आपको ये कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होगा, ठीक है। तो इंटरगल प्रोटीन का मतलब है जो कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन के दोनों मेम्ब्रेन के अंदर से पास हुआ हो, एम्बेडेड हो, उसको नाम क्या देंगे, इंटरगल प्रोटीन। और जो सरफेस के ऊपर मौजूद होगा तो उसको आप नाम क्या देंगे, पेरिफेरल या एक्सटर्नल प्रोटीन। तो ये टोटल कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है। अब खास करके जो इंटरगल प्रोटीन है ये एज अ चैनल का काम करते हैं। चैनल का मतलब है कि ये किस्म का रास्ता प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से चीज़ों को पास करने के लिए। अब चीज़ें जो है खास करके यहाँ से जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो डायरेक्टली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, तो फिर इस प्रोटीन से बना हुआ जो रास्ता है ये प्रोटीन के चैनल्स कहलाते हैं। ये प्रोटीन के चैनल से होता हुआ यहाँ से रास्ता मिल जाएगा और ये पास हो जाएगी इनसाइड द सेल चली जाएगी। तो ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके बारे में हो गया कि स्ट्रक्चर क्या है, मॉडल क्या है और इसके दो तरह के प्रोटीन। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या है, तो वह मैं इसको रिमूव करूंगा। फंक्शन और उसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में हम समझते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है।
देखिए सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये खास करके चीज़ों को अंदर लेने के अंदर, ठीक है, चीज़ों को अंदर एंटर करवाने में, चीज़ों को अंदर की तरफ एंटर करवाने में, सेल से बाहर लेकर जाने में सेल मेम्ब्रेन का रोल है। तो उससे पहले हम ट्रांसपोर्ट समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फिर इसके बाद चलते हैं कि इसके और क्या क्या काम है। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट का मतलब है चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो जाने के लिए कभी चीज़ें खुद ब खुद मूव करती हैं और कभी चीज़ों को लेकर जाने के लिए बॉडी के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी जिसको हम कह रही होती है। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दो टाइप हैं ट्रांसपोर्ट के। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है चीज़ों का मूव करना फ्रॉम हाई टू लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पानी मौजूद है 100 ml, तो यहाँ दूसरे पोल पर पानी मौजूद कितना है 10 ml है। तो आपको पता है यहाँ पानी ज़्यादा है तो ये खुद ब खुद मूव करके चला जाएगा इस पोल की तरफ जहाँ पानी कम होगा। तो देखिए पानी यहाँ ज़्यादा है तो ये हाई टू लो की बात कर रही है। तो इस ट्रांसपोर्ट को नाम क्या देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर पानी खुद ब खुद चला जाएगा, किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं है, नो एटीपी रिक्वायर्ड। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को नाम क्या देंगे, पैसिव ट्रांस। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब चीज़ों की मूवमेंट जिसकी वहाँ पर तादाद ज़्यादा हो और वो कहाँ मूव करके जाए, कम तादाद की तरफ, जहाँ कंसंट्रेशन उसकी क्या हो, कम, तो उसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की, एक होती है ऑस्मोसिस और दूसरी है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस खास करके ज़्यादातर होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है, और डिफ्यूजन जो है ये खास करके आपको मिलेगी गैसेस के अंदर। अब देखिए किस तरह, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखिए कभी कभी तो सेल के अंदर चीज़ें खुद ब खुद मूव होती, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो सेल को भाई ये देखें ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इनसाइड द अंदर लेना है, तो वो लेंगे किसके जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। क्योंकि अगर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर ऑक्सीजन क्या है, सेल के अंदर कम है, तो ईजिली गैस जो होगी ऑक्सीजन ये डिफ्यूज होकर अंदर आ जाएगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालने के लिए इजीली चली जाएगी, क्योंकि अंदर ज़्यादा तो बाहर इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चली जाएगी, तो डिफ्यूजन है। इसी तरह सेल के अंदर पानी की भी बात होती है, लेकिन पानी को क्रॉस करने के लिए सेल मेम्ब्रेन देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर और सेल के अंदर पानी कम है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पानी सेल के अंदर जाएगा, तो ये भी ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। तो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी सेल का काम है, चीज़ों को अंदर लेना और चीज़ों को बाहर निकालना। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कभी कभी सेल को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बाहर चीज़ें कम होती है लेकिन अंदर चीज़ें ज़्यादा, लेकिन फिर भी सेल चाहता है वो चीज़ मुझे चाहिए, मतलब उनको रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है। तो इसमें जो चीज़ें मूव करेंगी, समझ लें कि वो चीज़ें कहाँ मूव करेंगी, वो जाएंगी लो से हाई की तरफ। अब कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है तो लाजमी जो कम चीज़ों की हाई की तरफ नहीं जा पाएगी, तो उसको लेने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी एनर्जी, सेल एनर्जी को यूज़ करेगा उस चीज़ को सेल के अंदर एंट्री करवाने के लिए। तो कभी कभी क्या करता है सेल जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है सोडियम आयन्स है, पोटेशियम आयन्स है, तो इनको अंदर लेने के लिए सेल क्या यूज़ करेगा, एटीपी यूज़ करेगा, एनर्जी। तो ये वाली जो ट्रांसपोर्ट होगी क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन कभी चीज़ों को बैलेंस में रखने का भी काम कर रही होती है, जैसे कि ग्लूकोज बाहर ज़्यादा हो गया है, सॉरी ग्लूकोज बाहर है मौजूद है और सेल के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी अब नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब सेल को ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब ग्लूकोज को अंदर लेना स्टॉप कर देगी क्योंकि उसको रिक्वायर्ड नहीं है। तो खास करके सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को मेंटेन भी करती है, सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करवा रही होती है, आयन को बैलेंस में भी रखती है, एंजाइम सेल से बाहर भेजने तो सेल सीक्रेशन भी करता है, हार्मोन्स बनाने तो बाहर भेज रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं सेल जो है सेमी परमिएबल है, इट मीन सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन से हर चीज़ पास नहीं हो सकती है, जो सेल को चीज़ रिक्वायर्ड होगी सिर्फ वही चीज़ अगर सेल को क्रॉस करके अंदर जा सकती है, बाकी कोई चीज़ सेल को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकती है। तो जो सेल को रिक्वायर्ड, इस वजह से कह रहे होते हैं सेमी परमिएबल है। दूसरा, अब जो सेल मटेरियल को अंदर लेता है वो खास करके या तो एंडोसाइटोसिस करता है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है, अब सेल इसको अंदर लेना चाहेगा, तो सेल के अंदर ये चीज़ एंट्री होगी तो वो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल मेम्ब्रेन बल्क बनाएगी अंदर की तरफ और चीज़ को बाहर जो चीज़ है उसको क्या करेगी, अंदर लेगी। किस तरह, कुछ इस तरह से पहले फोल्ड बनाएगी, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का इस तरह से फोल्ड बन गया, तो फोल्ड बनने के साथ अब देखिए ये फोल्ड बन गया,
अब फोल्ड बनने के बाद कुछ टाइम के बाद सेल मेम्ब्रेन इस चीज़ को इस तरह से अंदर ले लेगी। अब ये चीज़ जो थी, ये आपके बाहर जो चीज़ मौजूद थी, ये कहाँ आ गई, सेल के अंदर आ गई। तो सेल मेम्ब्रेन ने अंदर बाहर वाली जो चीज़ को सेल के अंदर एंट्री करवाया, तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर सेल सॉलिड चीज़ को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करवा के ले रहा है, सेल मेम्ब्रेन अगर सॉलिड चीज़ को अंदर की तरफ से इनफोल्ड करके, ठीक है, ये देखिए ये अंदर की तरफ क्या करेगी, इनफोल्डिंग कर रही है। तो सेल अगर इनफोल्डिंग करे अंदर की तरफ इस तरीके से, तो ये चीज़ों को अंदर ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई चीज़ थी, वो अंदर आ गई इस तरीके से इनफोल्डिंग करके, तो इसको आप नाम क्या देंगे, फेगोसाइटोसिस अगर सॉलिड है। और अगर लिक्विड फॉर्म में हो या फ्लूइड फॉर्म में, तो उसको नाम क्या देंगे, पाइनोसाइटोसिस। तो सिर्फ एंडोसाइटोसिस में आपको इतना याद रखना है कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाएगी, अंदर की तरफ से फोल्ड बनाएगी और उस चीज़ को अंदर ले लेगी। अगर वो सॉलिड है तो उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, फेगोसाइटोसिस। और अगर वो लिक्विड में है, कोई फ्लूइड मीडियम के अंदर है, तो उसको जब अंदर लेगी तो उसको नाम क्या देंगे, पाइनोसाइटोसिस। बाकी वही सेल अगर बाहर निकालना चाहेगा वेस्ट मटेरियल को या किसी को, तो उसके लिए करेगा एक्सोसाइटोसिस का नाम दे रही होती है, ठीक है। फिर एक और छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स एज अ सेल सरफेस मार्कर्स। अब आपके पास ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स। ये खास करके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी तो करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये रिसेप्टर का भी काम करते हैं कुछ। अब जैसे कि यहाँ पर कोई ग्लाइकोप्रोटीन्स की या ग्लाइकोलिपिड्स की कोई रिसेप्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो रिसेप्टर है, ये एक इंसुलिन का रिसेप्टर है। ये इंसुलिन आपको पता है एक किस्म का हार्मोन है। इस इंसुलिन को सेल के अंदर जाना है, लेकिन सेल के अंदर से जाने से पहले इंसुलिन का एक रिसेप्टर मौजूद है, वो इस इंसुलिन को डिटेक्ट करेगा कि भाई ये इंसुलिन ही है, फिर ये इंसुलिन को अंदर जाने देगा। और ये इंसुलिन फॉर एग्जांपल अंदर जाके बाहर जो ग्लूकोज मौजूद होगा, उस ग्लूकोज को अंदर एंट्री करवाएगी, ठीक है। दूसरा, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो सेल टू सेल को इंटरेक्शन करवाते हैं। जैसे कि बाहर कोई सेल आया है, बाहर से कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या वायरस का सेल है, वायरस का कोई भी एंटीजीन है, कोई भी चीज़ है, तो ये इसके साथ आकर अटैचमेंट करेगा रिसेप्टर के साथ, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई बाहर जो चीज़ आई है वो मेरे काम की है या मुझे नुकसान पहुंचाएगी या इम्यून सिस्टम के खिलाफ कोई काम करने वाली चीज़ है। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल होते हैं T4 सेल होते हैं, तो इनके पास भी रिसेप्टर्स है। तो HIV इनके साथ बाइंड होता है वायरस, तो वो कुछ वायरस उसको कुछ सेल उसको अंदर नहीं एंटर होने देते। तो ये रिसेप्टर्स बाइंडिंग करने का भी काम करते हैं, एक तो पैथोजेनिक की एबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, दूसरा सेल टू सेल के साथ इंटरेक्शन। और कुछ सेल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो ये बताते हैं कि ब्लड ग्रुप को बताने के लिए भी। तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल है, समझ लें ये क्या है, एक रेड ब्लड सेल मौजूद है। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर एक एंटीजीन मौजूद है, एंटीजीन ए मौजूद है, तो हम कहेंगे भाई ब्लड ग्रुप ए है। एंटीजीन बी मौजूद है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप बी है। एंटीजीन सी मौजूद, सॉरी सी तो नहीं होता है, एंटीजीन ए बी मौजूद है, हम ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, ए बी। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर अगर कोई एंटीजीन नहीं है ब्लड ग्रुप वाला, तो हम कहेंगे कि भाई ब्लड ग्रुप ओ है। इसी तरह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए भी सेल के ऊपर एंटीजीन मौजूद होते हैं। और कुछ वो एंटीजीन किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स के। तो इन्हीं को कह रहे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड एज अ सेल सरफेस मार्कर्स, कि सेल के सरफेस के ऊपर वो प्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स क्या काम कर रहे होते हैं। तो कुछ रिसेप्टर्स बना रहे होते हैं, कुछ एंटीजीन बना रहे होते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक था, जिसको हमने समझ लिया है। और भी कुछ फंक्शंस आपके अलग अलग बुक में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।